अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हमारे लेक्चर चल रहे हैं। 4 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं इस किताब से। जो पहला क्वेश्चन हमारा था डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रपोजल, प्रोमिसेस वगैरह के बारे में हमने उसके पूछा था। ये इस्तिलाहात हमने डिफ़ाइन की थी उसके अंदर, इस किताब के अंदर जिस तरह एक्सप्लेनेशन की गई थी। दूसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ये पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, वो हमने पढ़ा था। फोर्थ क्वेश्चन में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने 3 तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। एक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन थी हमने पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ी थी हमने उसमें, और ऑन द बेसिस ऑफ हमने पढ़ी थी एक्सटेंड वैलिडिटी के अंदर। फॉर्मेशन हमने 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस हमने एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने और आगे उनको बढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट को, जिसके अंदर हमने देखा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये हमने वैलिडिटी के अंदर चेक किया था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये सब चीज़ हम पिछले लेक्चर में कवर करके आए हैं। आज हमारा है गिव इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जायज़ मुआहदे के क्या लवाजमत होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लवाजमत माने एलिमेंट्स। जायज़ मुआहदे के कौन से लवाजमत हैं, लाजमी लवाजमत। इसेंशियल माने लाजमी लवाजमत को पढ़ते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको नज़र आ रही होगी हेडिंग, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स माने लवाजमत, इसेंशियल माने लाजमी लवाजमत, ऑफ अ वैलिड माने जायज़ कॉन्ट्रैक्ट के। अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक एग्रीमेंट जो बजरिया कानून, जिस पर बजरिया कानून निफाज किया जा सकता हो या अमल दरामद किया जा सकता हो, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें ये सलाहियत हो कि उसे किसी भी एक पार्टी की तरफ से जाके कोर्ट ऑफ लॉ में अमल कराया जा सके, उसे एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं आगे अपने लेक्चर का। ऐसे यहाँ पढ़ता हूँ मैं। द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज। दर्ज झेल जो है इसेंशियल यानी लाजमी लवाजमत हैं एक जायज़ मुआहदा बनाने के लिए, जो दरकार होते हैं, जो लाजमी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत, वो दर्ज झेल हैं। पहला आपके पास है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। किसी भी एग्रीमेंट के अंदर जो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होने चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जब तक एक तरफ से ऑफ़र और दूसरी तरफ से उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस ना हो एग्रीमेंट के अंदर। क्योंकि पहले हमको पता है कि पहले एग्रीमेंट बनता है, वैलिड एग्रीमेंट बनता है। वैलिड एग्रीमेंट के बाद उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ पैदा होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बढ़ते हैं। देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफ़र, एक लॉ कानूनी तरीके से ऑफ़र होनी चाहिए एक एग्रीमेंट के अंदर, एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस, और एक कानूनी तरीके से उसकी मंजूरी भी होनी चाहिए, यानी अप्रूवल होनी चाहिए ऑफ दी ऑफ़र की। जो ऑफ़र पेशकश की गई है उसकी मंजूरी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से ऑफ़र की गई है, चेंज नहीं आना चाहिए उसके अंदर। इस तरह रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट, इस तरह एक एग्रीमेंट बन जाता है जब एक कानूनी तरीके से लॉफुल ऑफ़र को लॉफुल तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, वैलिड एग्रीमेंट बन जाता है। दी ऑब्जेक्टिव लॉफुल implies that the offer and acceptance must satisfy the requirement of the contract act in relation thereto। कहना है कि जो भी एक जायज़ एग्रीमेंट के लिए लाजमी है कि उसका ऑब्जेक्टिव जो है, जिस मकसद के लिए एग्रीमेंट बना रहा है, ऑब्जेक्टिव आपका लॉफुल होना चाहिए, और दूसरे तरीके से जो उसकी लाजमी रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेंस एंड ऑफ़र, वो कानूनी तरीके से पूरी होनी चाहिए। ये इसका पहला एलिमेंट्स है कि एक तरफ से ऑफ़र होनी चाहिए, पेशकश होनी चाहिए, दूसरी तरफ से उसी तरीके से जिस तरीके से ऑफ़र की गई है उसी तरीके से टाइम के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, लॉफुल एग्रीमेंट बन जाता है। जो लॉफुल एग्रीमेंट होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, क्योंकि लॉफुल एग्रीमेंट के अंदर जो है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मौजूद होती है। अगर कोई फ़रीकीन के दरमियान में तनाज़ा हो जाए, तो कोई भी फ़रीकीन कोर्ट में जाके उस तनाज़े को जो है सेट करवा के उस एग्रीमेंट पे अमल करवा सकता है।
तो दूसरी इसेंशियल देखते हैं एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट देखते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स है दूसरा। सेकंड है इंटेंशन ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशंस, कानूनी ताल्लुक पैदा करने का इंटेंशन होनी चाहिए, उसके अंदर इरादा होना चाहिए। जब भी आप कोई एग्रीमेंट बनाएं तो आप दोनों पार्टियों के दरमियान में एक इरादा होना चाहिए कि ये जो है इसमें कानूनी इंटेंशन मौजूद है। यानी अगर दोनों पार्टी दरमियान फरीक़ैन के दरमियान कोई तनाज़ा उठता है तो उस तनाज़े को कोर्ट ऑफ लॉ में जाके पूरा करके उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद कराया जा सकता है। देयर मस्ट बी एन इंटेंशंस अमंग दी पार्टीज, पार्टियों के दरमियान में इंटेंशन माने इरादा होना चाहिए। दैट दी एग्रीमेंट शुड बी अटैच बाय लीगल कॉन्सिक्वेंस, के जो एग्रीमेंट हमने किया है उस वो कानूनी असरात इसमें मौजूद हैं। एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और कानूनी जिम्मेदारी पैदा करता है ये एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑफ अ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशन, जो भी एग्रीमेंट बनाए जाते हैं समाजी नौयत के, यानी सोशल और डोमेस्टिक मकामी जो बनाए जाते हैं उसके अंदर जो है ये चीज़ें नहीं होती हैं, लीगल रिलेशंस नहीं होता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं क्योंकि उसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ बाय लॉ नहीं होती है। एंड एज सच दे डू नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट जिसमें जो बनाए जाते हैं जिसमें लीगल रिलेशन नहीं होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, सिर्फ एग्रीमेंट होते हैं वो। एन एग्रीमेंट टू डिफाइन एटा टू डाइन एटा फ्रेंड्स हाउस इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बनता है कि डिनर करने के लिए दोस्त के घर जाके डिनर करेंगे, ये इज़ नॉट एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट नहीं है। इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड देयरफॉर इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, लीगल क्रिएशन इसमें इंटेंडेड नहीं है, टू क्रिएट करने की लीगल क्रिएशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है इसके अंदर। अगर जिसको बुलाया जा रहा है दावत में, अगर वो दावत में ना आए तो उनके ना आने की वजह से ना आने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई कोर्ट में की जा सकती है। ऐसा कोई उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, तो लिहाजा ये सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। नंबर 3 थर्ड एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन, यानी जो बदल होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के दरमियान में वो कानूनी होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। यानी एक आदमी बेचता है अपनी चीज़ और दूसरा आदमी ख़रीदता है, तो उसके दौरान में पैसों का जो ऑफ़र होगी वो जो है प्रॉपर होनी चाहिए, बदल होना चाहिए, बिना मुफ्त के अंदर चेंज नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई इसकी कीमत होनी चाहिए जिसके अंदर वो भी काबिल जवाज़ कीमत होनी चाहिए। पढ़ते हैं इसको। लॉफुल कंसिडरेशन, द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। उसके अंदर कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, यानी एक आदमी अपनी चीज़ सेल करता है, उसके अंदर बताया जाए कि मैं ये चीज़ कितने पैसों में बेच रहा हूँ, दूसरा आदमी उस पैसों के अंदर वो चीज़ ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो पैसा है बीच में, ये एक प्रॉपर होना चाहिए, माकूल होना चाहिए दोनों के दरमियान में ट्रांजैक्शन के लिए, इसी को कंसिडरेशन बोलते हैं पैसे को। कंसिडरेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी। कंसिडरेशन इस तरह डिफाइन किया गया है कि एक पार्टी जो प्राइस पेड करती है फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर, दूसरी पार्टी के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, ठीक है। एन एग्रीमेंट इज़ लीगली इन्फोर्सेबल, एक एग्रीमेंट कानूनी तौर पर काबिल नफाज होता है उस वक्त ओनली व्हेन ईच ऑफ द पार्टीज़ टू इट, इसकी जितनी भी पार्टीज होती हैं, गिव समथिंग एंड गेट्स समथिंग, कुछ चीज़ें छोड़ती हैं और कुछ चीज़ें लेती हैं। एक पार्टी के पास से कुछ जाता है और दूसरी पार्टी के पास से कुछ आता है, यानी एक पार्टी पैसा देती है और दूसरी पार्टी चीज़ लेती है। तो ये जो एक्सचेंज होता है चीज़ों का, तो ये कानूनी होना चाहिए, इसी को बदल कहते हैं, इसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। द समथिंग गिवन और ऑब्टेन इज़ द प्राइस फॉर द प्रॉमिस, की ये कीमत होती है, एंड इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। जिस चीज़ को एक पार्टी छोड़ती है और एक पार्टी लेती है, यही कंसिडरेशन है, ठीक है ना। एक पार्टी के पास से पैसा जा रहा है और एक पार्टी के पास से जो है चीज़ जा रही है, एक के पास चीज़ आती है और एक के पास पैसा आता है, ये कंसिडरेशन जो हो रहा है इसी को कंसिडरेशन बोलते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, और ये लीगली होना चाहिए। ये थर्ड लवाजमत था आपका जायज़ मुआहदे का,
यानी थर्ड एलिमेंट था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। नंबर फोर्थ एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी कैपेबल होनी चाहिए मुआहदा करने की। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मजाज होना चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट करने की एहलियत रखनी चाहिए। पार्टियों के दरमियान में फ़रीकीन दरमियान में एहलियत होनी चाहिए, जो इसकी हेडिंग है। द पार्टीज यानी फ़रीकीन टू एन एग्रीमेंट के अंदर जो फ़रीकीन है मस्ट बी कॉम्पिटेंट एहल होने चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट करने के एहल होने चाहिए, कानून ने उनको पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हो। अदरवाइज इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई अ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ। अदरवाइज अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स निफाज नहीं कर सकता अगर उसमें एहलियत नहीं है, कैपेबल नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है पार्टीज़ के अंदर मुआहदा करने की। इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड। जो फ़रीकीन हैं मुआहदा करने के वो पागल नहीं होने चाहिए, उनका दिमाग में कोई फतूर, दिमाग ख़राब नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल दिमागी तौर पर सही होने चाहिए और उम्र उनकी मेजोरिटी एज में अंदर आ चुके हैं, नाबालिग नहीं होने चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। किसी कानून ने उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में डिसक्वालीफाई नाअहल करार ना दिया गया हो, टू विच दे आर सब्जेक्ट। तो इसमें बताया है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी फ़रीकीन की एहलियत, जो मुआहदा करने वाले फ़रीकीन में एहलियत के वो फ़रीकीन जो कोई मुआहदा कर रहे हैं, लॉ कानूनी मुआहदा कर रहे हैं आपस में अपने दरमियान में, तो वो मुआहदा करने के अहल भी होना चाहिए। अगर नाअहल हैं, किसी कानून के तहत नाअहल हैं, तो वो उस मुआहदे पे अगर वो कर भी लेते हैं तो अमल दरामद कानून के तरीके नहीं हो सकता है। चौथी फ्री कॉन्सेंट, चौथा एलिमेंट जो है मुआहदे के अंदर वो फ्री कॉन्सेंट है। दोनों फ़रीकीन के दरमियान में जो भी लेन देन हो रहा है आज़ाद रज़ा से होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई जो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोर्शन जबर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए यानी आज़ाद रज़ा होना चाहिए। फ्री कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट इज़ अनदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कॉन्सेंट आज़ाद रज़ा फ़रीकीन के दरमियान में एक और अनासिर है जो एक लाजमी जो है मुआहदे के अंदर होना चाहिए। कॉन्सेंट माने रजामंदी। कॉन्सेंट का मतलब है कि दैट द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन दी सेम, दोनों पार्टियां एक ही ऑन द सेम थिंग, एक ही चीज़ पर एक ही तरीके से उस पर जो है अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इन द सेम सेंस, उसका मफहूम बिल्कुल एक ही होना चाहिए। देयर इज़ एब्सेंस ऑफ फ्री कॉन्सेंट, जहाँ पर आज़ाद रज़ा की गैर मौजूदगी होगी। इफ़ द एग्रीमेंट इज़ इंड्यूस बाय, अगर कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है कोर्शन जबर से, कोई एग्रीमेंट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस गैर ज़रूरी असर से बनाया जाता है, फ्रॉड की बुनियाद बनाया जाता है, या गलत बयानी मिस रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है, या मिस्टेक की बुनियाद बनाया जाता है, तो वो फिर जो है उसकी गैर मौजूदगी में मुआहदा नहीं बन पाएगा। मुआहदे के लिए कि फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। छठा एलिमेंट से लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट आपका कानूनी होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, मकसद उसका कानूनी होना चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट, ये लाजमी ज़रूरी है कि द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट एग्री फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो दोनों पार्टियां जो हैं कानूनी जो ऑब्जेक्ट है उस पर एग्री होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट फॉर भी जिसके लिए, जो मकासद जिसके लिए द एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर, जिसके लिए एग्रीमेंट बनाया गया है, वो मकासद जिनके लिए एग्रीमेंट किया गया है, एंटर इनटू मस्ट नॉट बी फ्रॉडुलेंट, वो जो है जालसाजी की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए, और इलीगल गैर कानूनी चाहिए, और इमोरल गैर अखलाकी नहीं होनी चाहिए, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं होने चाहिए, और मस्ट नॉट इम्प्लाई इंजुरी टू दी पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होने की बुनियाद पर होने चाहिए। सेक्शन 23 में बताया है बात, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 23 में ये बात की वजाहत की गई है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल, अगर उनका मकसद गैर कानूनी है उस एग्रीमेंट को बनाने का, फॉर वन ऑफ द अदर, दोनों में से किसी एक की तरफ से भी अगर ऑब्जेक्ट गैर कानूनी है, ऑफ दी
रीज़न मेंशन अबव द एग्रीमेंट इज़ वॉइड, जो ऊपर रीज़न दिए गए हैं, फ्रॉड, इलीगल, इमोरल, अगर इनमें से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है आपका तो फिर वो जो है वॉइड हो जाएगा, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 7, एलिमेंट नंबर 7, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जो आप कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट बन रहा है दोनों पार्टी के दरमियान में, वो राइटिंग में, तहरीर में होना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड भी कराना चाहिए, इस पर मोहर लगनी चाहिए बाकायदा तरीके से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल, ज़बानी भी हो सकता है, और इन राइटिंग दोनों तरीके से हो सकता है उसके मुताबिक। बट इन सर्टेन स्पेशल केसेस, कुछ ख़ास केसों के अंदर, इट लेज डाउन दैट द एग्रीमेंट टू बी वैलिड मस्ट बी इन राइटिंग और एंड रजिस्टर। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां तनाज़ा उठ जाता है, इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि वैलिड एग्रीमेंट के लिए जो है वो राइटिंग में हो और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस पर स्टम्प लगी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। पॉइंट नंबर 8 है सर्टेनिटी, यकीनी। सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड दैट इन ऑर्डर टू गिव राइज टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वैग्यू और अनसर्टेन। जो एग्रीमेंट की टर्म है, एग्रीमेंट जो है वो इबाम नहीं होनी चाहिए, जो मानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी पॉसिबल टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, फॉर अदरवाइज इट कैन नॉट बी इन्फोर्स। तो एग्रीमेंट से मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर निकल रही हो, अगर उसमें इबाम है मीनिंग के अंदर, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकेगा अगर सर्टेनिटी उसके अंदर मौजूद है। गैर यकीनी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, यकीन होनी चाहिए, श्योर होनी चाहिए, जो बात की जाए वो श्योर होनी चाहिए, उसमें दो मफहूम नहीं, मन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये एलिमेंट्स है इसका, इसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। 9 है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी आप एग्रीमेंट बनाएंगे उसकी परफॉर्मेंस होने के पूरे इम्कानात होने चाहिए। सेक्शन 56 लेज डाउन दैट एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज़ वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा बनाया जाता है जिस पे अमल दरामद करना नामुमकिन हो तो वो वॉइड हो जाता है। इफ़ द एक्ट इज़ इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ फिजिकली और इलीगली द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स एट लॉ। अगर कोई भी एक्ट जो पार्टी ने एग्रीमेंट किया है उस पर अमल दरामद जो है इम्पॉसिबल हो, बहुत कराना मुमकिन ना हो, तो वो फिर एग्रीमेंट जो है एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं रहेगा। नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो है एक्सप्रेस वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो। The agreement must not have been expressly declared to be void under the Act Section 23 से 2030 के अंदर specify certain types of agreement, जो Section 24 और 2030 के दरमियान में मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट के बारे में स्पेसिफाई किया है, उसके मुताबिक नहीं होने चाहिए। which have been expressly declared to be void, जिसमें बताया गया है कि ये एग्रीमेंट जो है void हैं। वो एग्रीमेंट अगर आप करेंगे, उनसे मुताल्लिक कोई एग्रीमेंट करेंगे तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो void एग्रीमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है शादी से रोकने के लिए कि आप ये एग्रीमेंट करो कि तुम शादी नहीं करोगे, तो इसको मना किया गया है, ये void एग्रीमेंट होगा। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कोई एग्रीमेंट जो है तिजारत से रोकने के लिए किया जाए तो वो भी गैर कानूनी होगा। एंड एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड अंडर सेक्शन 26, 27 एंड 37, यानी ऐसे तमाम एग्रीमेंट जो सेक्शन 24 से लेकर 34 में डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि ये आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये सारे वॉइड एग्रीमेंट है। अगर वो एग्रीमेंट आप करते हो तो आपका जो एग्रीमेंट है वो जो है वॉइड एग्रीमेंट होगा, वैलिड नहीं होगा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये हमने आज आपके सामने 10 एलिमेंट्स रखे थे जो पढ़ के बताए हैं किताब से आपको, उसका उर्दू में तर्जुमा भी करके बताया है कि एक जायज़ मुआहदे के लिए इन 10 एलिमेंट्स का जो लाजमी है, इसेंशियल है, होना ज़रूरी है किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी समझ में होना चाहिए। शुक्रिया।